ठंड में गरीब नंद भाभी का कुरकुरा मोमोज ढाबा। शिवानी, बहुत ठंड लग रही है, मेरा स्वेटर निकालो। तुम्हें पता है ना दिसंबर में इस बार कितनी ठंड पड़ रही है। जी मैंने कल ही निकाल लिए थे, आप ही पहन लीजिए। ओहो, ये तो फट रहा है। ऐसे में ठंड से कैसे बचाव होगा? एक तो मालिक भी पैसा देकर राजी नहीं है। हम दोनों भाइयों के पैसे मार रखे हैं उन्होंने। बड़ा जालिम है वो मालिक, आप दूसरा काम देख लीजिए। हाँ, बोला तो है भैया से, आज ही चलेंगे। वहीं अरुण भी चाय पीकर उगल देता है। छी, कैसी चाय बनाई है आनंदी तुमने? तुम ऐसी चाय तो कभी नहीं बनाती थी, क्या डाला है इसमें? जी घर में चीनी नहीं है तो मैंने गुड़ की चाय बनाई है, इसलिए अजीब लग रहा होगा। आप तो जानते हैं घर का राशन खत्म है और आपको पैसे नहीं मिलने वाले अभी। क्या बताऊं, मेरा मालिक है ही ऐसा, पता नहीं क्यों पैसे नहीं दे रहा। मैंने और विकास ने बहुत बोल कर देख लिया, लेकिन आज हम दूसरी नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। घर में जो खाने के लाले पड़े हुए हैं वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। जी ऐसा ही होना चाहिए, और आज पैसे मिल जाए तो माँ जी पापा जी के लिए दवाई भी ले आना, उनके घुटने में बहुत दर्द है, कंबल और स्वेटर भी नहीं है। देखता हूँ। दोनों पति काम की तलाश के लिए ठंड में घर से निकल जाते हैं। वहीं ये बात सास ससुर सुनकर परेशान हो जाते हैं। उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। देख रहे हो आप, हमारे बहू बेटे हमारी कितनी चिंता कर रहे हैं और परेशान भी हैं। हम कोई काम करें जिससे उनको पैसे लाकर दे सकें। इतनी सर्दी में हमारी हालत खराब है, काम कैसे करेंगे? तभी उनकी बात उनकी बेटी सलोनी सुन लेती है। नहीं माँ पिताजी, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं काम करूँगी। पर बेटा तू देख रही है ना, दोनों बहू को कितनी दिक्कत हो रही है खाना पीना बनाने में, और तेरे दोनों भाई भी परेशान हैं, फटे हुए स्वेटर पहन रहे हैं। हाँ पिताजी, पर मैं कोई काम देख लूंगी, वैसे भी मैं ही बोझ हूँ भैया पर, शादी का भार है उन पर। नहीं बेटा ऐसे मत बोल, तू तो इस घर की बेटी है। हाँ माँ, पर पराई हूँ, मुझे भी ठंड लग रही है। माँ पिताजी बाहर थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, बैठ जाइए। हम इतने अमीर कहाँ हैं कि अच्छी वाली रजाई हो या हीटर हो, हम गरीबों की जिंदगी में यही लिखा है। माँ जी पापा जी, आप सब नाश्ता कर लीजिए, आज गुड़ वाली चाय और रोटी बनाई है नमक लगाकर, खाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। हाँ दीदी, मम्मी जी पापा जी, हमें कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जिसके बाद सब बड़ी मुश्किल से सुबह का चाय नाश्ता चाय के साथ रोटी खाकर करते हैं। घर के दोनों बेटे काम की तलाश में गए थे कि बर्फीले कोहरे की वजह से उन्हें आमने सामने की चलती गाड़ियां दिखाई नहीं देती और एक ट्रक वाला उन्हें मारकर चला जाता है, जिसमें विकास तो अपाहिज हो जाता है, लेकिन अरुण वहीं अपना दम तोड़ देता है। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। पुलिस वाले उनके घर को इत्तला करते हैं। इस हादसे से घर वालों को बहुत जोर का झटका लगता है। आनंदी तो अपनी सुध बुध खो ही बैठी थी, तभी उसकी तबीयत खराब होती है और डॉक्टर बताता है कि वो मां बनने वाली है। कुछ दिन जैसे तैसे गुजरते हैं। आनंदी बिल्कुल ठीक से खा नहीं पा रही थी। फिर व्हील चेयर पर विकास और उसकी पत्नी शिवानी आती हैं। भाभी, मैं जानता हूँ हमने भैया को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन आप उनके प्यार की निशानी का तो ख्याल रखिए। अब आपके साथ एक जान जुड़ी है। हाँ दीदी, थोड़ा खाना खा लीजिए, भैया की खातिर खा लीजिए। भाभी, चले गए तुम्हारे भैया, मुझे छोड़कर चले गए। क्यों भगवान, अपने एक हाथ से मुझे खुशी देकर दूसरे हाथ से गम दे दिया। बेटा जो होना था हो गया, अब तुझे ख्याल रखना होगा। फिर आंखों में आंसू लिए घर के सभी लोग बारी बारी से आनंदी को खाना खिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन घर में पैसों की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी। कुछ हफ्तों में घर का धीरे धीरे अनाज भी खत्म हो जाता है। ना पैसे थे, ऐसे में दोनों बहुएं बाहर जाकर घर का काम करने को कहती हैं। मान जाइए पापा जी, हमें काम करने दीजिए। पर बेटा तू जानती है ना, बहुत ठंड है और तू गर्भवती है, हम नहीं करवा सकते तुझसे काम। पापा जी, मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन दीदी मान नहीं रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनके साथ हूँ। घर वाले मान जाते हैं। दोनों बहू ठंडी हवा में फटीचर शॉल लेकर काम ढूंढने की तलाश में जाती हैं और 2-3 दिन तक ऐसे ही करती हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता। मजबूरन पेट के लिए दोनों भीख मांगती हैं। भगवान के नाम पर कोई पैसे दे दो, 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। शिवानी, तुझे ठंड लग रही है, तू बहुत कांप रही है, तू घर चली जा, मैं हूँ। नहीं दीदी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर कुछ लोग तरस खाकर उन्हें फल और पैसे दे देते हैं, जिसे लेकर वो घर आते हैं और उस दिन सबके पेट में थोड़ा थोड़ा अन्न जाता है।
भाभी, ये आप दोनों ने अपनी क्या दशा बना ली। एक तो ठंड, ऊपर से आप भीख मांग रही हैं। हमारे दिन ऐसे आ गए हैं, आप कब तक ठंड में दोनों भीख मांगेंगी। नंद जी, काम नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। बहू, अगर हमें कोई काम नहीं मिल रहा है तो हम अपना कुछ काम कर लेते हैं। आइडिया। माँ, यहाँ शाम को दोपहर से रात तक मोमोज वालों की दुकान बहुत चलती है और मुझे आता भी है बनाने। हम मोमोज बनाकर बेचेंगे, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। पैसों का इंतजाम मैं भैया से कर लेती हूँ, बाद में लौटा देंगे। ठीक है, ये सही रहेगा। पर भाभी, मैं भी आपके साथ दूंगी, आप अकेली नहीं हो। ठीक है। शिवानी अपने भाई से कुछ पैसे मांगती है, जिससे वो मोमोज बनाने का सामान ले आती है और दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक तंबू लगाकर ठेले पर मोमोज बनाकर बेचने लगते हैं। आइए आइए आइए, गर्मा गर्म मोमोज की प्लेट खाइए, सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए, 2 प्लेट पर 1 प्लेट फ्री। आइए आइए, पनीर वेज मोमोज लीजिए। अरे नैना, तूने सुना, मोमोज 2 प्लेट पर 1 प्लेट फ्री। हम दोनों खरीद लेते हैं और जो तीसरी मिलेगी उसे आधा आधा खा लेंगे। हाँ, जल्दी चल। दोनों उनकी दुकान पर जाकर मोमोज मांगती हैं, जिसे खाकर वो कहती हैं, अरे वाह, ये मोमोज हैं कि जन्नत। टेस्टी है नैना, बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। आपके पास कुरकुरे मोमोज मिलते हैं क्या? वो तो और भी ज्यादा अच्छे हैं। माफ कीजिएगा, वो तो नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे लोग उनकी दुकान पर आते हैं और सस्ते मोमोज खाकर उनकी बहुत तारीफ करते हैं। कुछ दिनों तक सब सही चलता है, लेकिन सामने वाली मोमोज की दुकान पर ज्यादा भीड़ होने लगती है, जिससे उनका धंधा ठप हो जाता है। भाभी, हमारे स्टीम मोमोज तो काम नहीं कर रहे, क्योंकि सामने वाली दुकान भी अच्छी ऑफर दे रही है। हमें अपने ग्राहकों को कुछ अलग खिलाना पड़ेगा। आपको याद है, एक लड़की कुरकुरे मोमोज की बात कर रही थी, क्यों ना हम भी वही ट्राई करें। ठीक है। अगले दिन से तीनों नंद भाभी अपने कुरकुरे मोमोज के ढाबे में कुरकुरे मोमोज बनाती हैं। एक नंद स्टफ का सामान बनाती है तो दोनों भाभियां करारे करने के बाद कढ़ाई में सेकती हैं, फिर सेल करती हैं। धीरे धीरे उनकी दुकान पर लोग कुरकुरे मोमोज खाकर उनके दीवाने हो जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, आप तीनों के कुरकुरे मोमोज की क्या तारीफ करूं मैं। एक तो ऐसे मोमोज कुरकुरे वाले कहीं भी नहीं मिलते, और इतनी अलग अलग मेयोनीज और चटनी है कि मजा आ जाता है। आप मेरे को ना 2 प्लेट पैक करके दे दीजिए। हमारे मोमोज आपको पसंद है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपके कुरकुरे मोमोज। बहुत सर्दी लग रही है, जरा दीदी गर्मा गर्म कुरकुरे मोमोज की प्लेट लगा दो। सर्दी में खाने का अलग ही मजा है। आपको ठंड नहीं लग रही? बहन, हम गरीब लोगों की बहुत मजबूरी है, पेट पालने के लिए ठंड सहनी पड़ती है। ऐसा मत कहिए, आप जैसे लोगों को भी हक है ठंड से बचाव करने का, खुश रहने का। इतनी ठंड में आप लोग कुरकुरे मोमोज बनाकर बेच रहे हैं। आप मेरे लिए 100 प्लेट कुरकुरे मोमोज की प्लेट पैक कर दीजिए, मैं गरीबों में बंटवा दूंगी। और ये लीजिए 5000 आपकी मेहनत के। अब आप अपने लिए स्वेटर शॉल ले आना। धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं। इस तरह वो औरत उनके कुरकुरे मोमोज लेकर गरीब लोगों में बांट देती है, जिससे वो भी ठंड में गरम गरम चीज खाते हैं और नंद भाभी को भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिसे वो घर परिवार में सबके लिए स्वेटर, शॉल, कंबल खरीद कर ले आते हैं। बढ़ती सर्दी के कारण धीरे धीरे उनके कुरकुरे मोमोज का ढाबा मशहूर हो जाता है, जिससे उनके घर की सारी स्थिति बेहतर हो जाती है और वो एक तंबू के ढाबे को हटाकर मजबूत रेस्टोरेंट बना लेते हैं, जिसमें काफी लोग बैठकर खाया करते थे और वो होम डिलीवरी भी किया करते थे। कुछ दिन में आनंदी भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। ऐसे ही एक दिन दोनों भाभी नंद से बातें करती हैं। दीदी, आज ये सब जो हासिल हुआ है आपकी मेहनत लगन की वजह से हुआ है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आइडिया भी आपका था। तो क्या हुआ, आइडिया दिया था, लेकिन दिल से उस काम को आप दोनों ने किया। इस मेहनत पर सबका हक है। इस तरह नंद भाभी मिलकर पूरे परिवार को गरीबी से बाहर ले आते हैं। अब उन पर 2 कुरकुरे मोमोज के रेस्टोरेंट थे, जिसे नंद भाभी मिलकर खुशी खुशी संभालती थी। अरे झुमरी, तेरी बेटी अंकिता कहाँ है? कब से तेरी तीनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी हैं? जा अपनी बेटी को बुला ला, दरवाजा रुकाई की रस्म नहीं करनी है क्या? अभी बुलाती हूँ। अंकिता बेटा, ओ अंकिता बेटा, इधर तो आना जरा। आई माँ। क्या हुआ माँ? अरे अंकिता बेटा, यही तो समय है पैसे कमाने का। जा अपनी तीनों भाभियों से दरवाजे रुकाई की रस्म के लिए नेक मांग ले। आंटी जी, अब मैं अपनी इन तीनों गरीब भाभियों से क्या ही मांगू? जो मांगूंगी वो इनकी औकात से बाहर होगा।
सही कहा तूने अंकिता बेटा, मैं तो इन तीनों को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ तेरे भाइयों की पसंद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अब खड़े खड़े तुम तीनों मेरी शक्ल क्या देख रही हो? आओ अंदर आओ। अपनी नंद और सास की बातें सुन तीनों बहुओं को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है और अगले दिन, मम्मी बहुत जोरों से भूख लग रही है, क्या बनाया आज खाने में? आज खाना मैं नहीं बल्कि तेरी तीनों भाभियां बना रही हैं। आज तेरी भाभियों की पहली रसोई की रस्म है ना, इसीलिए। लो आ गई। भाभी क्या बनाया आप तीनों ने आज अपनी पहली रसोई में? कहीं आपने अपना वो गरीबों वाला खाना क्या कहते हैं, हाँ दाल रोटी चावल और चटनी तो नहीं बना दी? वो क्या है ना, ऐसा खाना तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। नहीं अंकिता, हम तीनों ने ये सब कुछ नहीं बनाया, बल्कि हम तीनों ने तो पनीर की सब्जी, छोले, वेज पुलाव, रायता और गाजर का हलवा बनाया है। तो खड़ी खड़ी हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से मेरी बेटी को खाना परोसो, वो कब से भूखी है। चंचल अंकिता को खाना परोसती है। अंकिता जैसे ही सब्जी खाती है तो गुस्से में सब्जी की कटोरी उठाकर सीधा तपस्या के ऊपर फेंक देती है, जिससे गरम गरम सब्जी होने की वजह से तपस्या का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। अंकिता ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ अंकिता बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? माँ ये छोले की सब्जी खाकर देखिए, ऐसा लग रहा है कि सब्जी में नमक नहीं बल्कि नमक में सब्जी डाल दिया हो। ये छोले की सब्जी कम, नमक की सब्जी ज्यादा लग रही है। हमने तो नमक बिल्कुल सही डाला था। तो तुम दोनों क्या कहना चाहती हो कि मेरी बेटी पागल है और उसने ये सब नाटक किया है? तुम तीनों की वजह से मेरी बेटी कुछ खा भी नहीं पाई। चल बेटा मैं तुझे बाहर ले चलती हूँ किसी 5 स्टार होटल में। इतना कहकर झुमरी अंकिता को लेकर वहां से चली जाती है। कितनी बदतमीज है हमारी नंद, खाने का कोई ऐसे अपमान करता है क्या? इसकी वजह से देखिए आपका हाथ कैसे जल गया। नहीं सुरभि ऐसा मत कहो, अभी अंकिता छोटी है, बड़ी होने के साथ साथ सब समझ जाएगी। काहे की छोटी, शरीर से तो घोड़ी जैसी हो गई है, लेकिन अकल तो रेत के दाने जितनी है। ऐसे ही समय गुजरता है और अंकिता की बदतमीजी भी समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। अंकिता मैंने जानबूझकर तुम्हारी सैंडल्स खराब नहीं किए हैं। क्या हुआ अंकिता बेटा, अब क्या किया इसने? देखिए ना, ये सैंडल मुझे आज पार्टी में पहनना था और इसने इन पर जूस गिरा दिया। अंकिता बेटा तू फिक्र क्यों कर रही है, अभी ये सैंडल साफ हो जाएंगी। चंचल जल्दी से इस सैंडल को साफ कर दे। क्या मैं? और नहीं तो क्या, अब जल्दी से मेरी ये सैंडल्स साफ कर दो और उसके बाद तुम दोनों भी मेरी बाकी की सैंडल्स को क्लीन कर देना। हम तुम्हारी बड़ी भाभी हैं और तुम हमसे ऐसे काम करवा रही हो। अरे भाभी तो अपनी नंद पर जान लुटा देती है और तुम तीनों हो कि अपनी नंद के जूते चप्पल साफ नहीं कर सकती। अपनी सास के ताने सुन उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए ननद के जूते चप्पल साफ करती है। मन तो कर रहा है इसके जूते चप्पल लेकर इसके सर पर बजा दूं। हम इसका इतना ख्याल रखते हैं लेकिन इसे तो हमारी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। अंकिता कभी अपनी तीनों भाभियों से अपने गंदे कपड़े धुलवाती है तो कभी उनसे अपने हाथ पैर दबवाती है। ऐसे ही एक दिन, बाय डार्लिंग, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ओके बाय, टेक केयर। अंकिता अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड रोहित की बाइक से उतरती है और अपने घर में आ जाती है। वहीं खिड़की से तपस्या ये सब देख लेती है। अंकित के घर में आते ही रोहित रोड साइड खड़ी दूसरी लड़की के पास जाता है और उसे अपने बाइक पर बिठाकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद, अंकिता वो लड़का कौन था जो तुम्हें बाइक पर ड्रॉप करके गया? वो मेरा बॉयफ्रेंड रोहित है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब? अंकिता वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, मेरी मानो तो उस लड़के से तुम दूर रहो। ये तुम मुझे सिखा रही हो जो खुद मेरे अमीर भाई को फंसाकर इस घर की बहू बन गई। मेरे मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टैंड? इतना कहकर अंकिता वहां से चली जाती है कि तभी वहां चंचल और सुरभि आ जाती हैं। तपस्या भाभी आप क्यों इसे समझा रही हैं? इसे तो वही करना है जो इसके मन में होगा। आप करने दो इसे अपने मन की, जब पछताएगी तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। चंचल की बात सुन तपस्या को मन ही मन अंकिता के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ कर नहीं सकती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अंकिता और उसके बॉयफ्रेंड रोहित की शादी हो जाती है, जिसके बाद अंकिता की दोनों छोटी भाभी सुरभि और चंचल खुशी के मारे नाचने लगती हैं। मुसीबत गई, अब तो मैं इस घर में सुकून की सांस लूंगी।
मैंने तो भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब हमें हमारी इस शैतान नंद से छुटकारा मिलेगा तो मैं गरीबों में भंडारा करवाऊंगी। जहां चंचल और सुरभि अंकिता के जाने पर खुश होती हैं, वहीं तपस्या को अभी भी अपनी नंद की ही फिक्र होती है। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारा घर किसी आलीशान महल जितना बड़ा है। ये तो काफी छोटा घर है। तो क्या तुझ महारानी के लिए कोई बड़ा सा महल बनवाते? जितना है उसी में खुश रह, समझी? जा हमारे लिए चाय बना कर ला। क्या मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाऊं? हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम्हें इस घर के सारे कामकाज करने होंगे, ठीक है? अपने ससुराल का ऐसा रवैया अंकिता को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। अंकिता ने जैसा बर्ताव अपनी तीनों भाभियों के साथ किया था, वैसा ही अब बर्ताव अंकिता के ससुराल वाले उसके साथ करते थे। अंकिता का दिन शुरू होता तो काम के साथ और खत्म भी होता तो काम के साथ। अंकिता, मेरे शूज काफी गंदे हो गए हैं, जाओ इन्हें साफ करके ले आओ, मुझे ऑफिस जाना है। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूं जो तुम्हारे जूते साफ करूंगी? एक तो मुझसे झूठ बोलकर तुमने शादी करी, ऊपर से तुम्हारे घर वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। मैं तो इस घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा हूं। अंकिता की बात सुन रोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो अंकिता के बाल पकड़ के उससे कहता है, हाँ, मैंने तेरे पैसों के लिए ही तुझसे शादी की, लेकिन एक बात कान खोल के सुन, ये घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी चलेगी, समझी? तो अपनी ये कैंची जैसी जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रख, वरना तेरी इस कैंची जैसी जुबान को काट के तेरे हाथ में थमा दूंगा। इतना कहकर रोहित अंकिता को जमीन पर धक्का देता है और वहां से चला जाता है। लगता है भगवान मुझे मेरी किए की सजा दे रहा है। जो मैंने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ किया, अब वही मेरे साथ मेरे ससुराल में हो रहा है। मैं तो अपनी भाभियों से माफी मांगने के भी लायक नहीं हूं। अंकिता को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन वहीं तपस्या को अंकिता की फिक्र सता रही होती है। इसलिए तपस्या चंचल और सुरभि के साथ उसके ससुराल जाती है, जहां वो देखती है कि कैसे उसकी नंद और ससुराल वाले उसकी नंद पर अत्याचार कर रहे हैं। हम तो यहाँ हमारी फूल सी नंद से मिलने आए थे, लेकिन आपने तो हमारी नंद का इतना बुरा हाल बना दिया है। भाभी, आप आ गई। भाभी, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। जो मैंने आप लोगों के साथ किया वही ये सब मेरे साथ कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से माफी के लायक भी नहीं हूँ। कहते हैं ना, इंसान का कर्म का फल उसे इसी जन्म में मिलता है। लगता है ये सब मेरे ही कर्म का ही फल है। नहीं अंकिता, ऐसा मत कहो। वो तो सब तुमने अपनी नादानी में किया था, लेकिन इन लोगों को तो अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हम अभी पुलिस को कॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, हमें माफ कर दीजिए। अंकिता मुझे माफ कर दो। अंकिता बहू, मुझे भी माफ कर दे। अपने ससुराल वालों को माफी मांगता देख अंकिता उन्हें माफ कर देती है। वहीं अंकिता भी अपनी तीनों भाभियों के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है। इन सब चीजों से अंकिता को उसकी जिंदगी का एक अच्छा सबक मिला था कि आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा।